अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ मी ज्योत्सना और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को वो पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन और वो जो कंटेंट रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप लोगों को हेल्प करेगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स बनने के लिए, जो आप लोगों का सबका एक बहुत बड़ा सपना होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो इस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स बनने के लिए आपको इस चैनल पे लगातार हमारे साथ बने रहना होगा और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। क्लियर? तो इस चैनल पे हम आपको जितने भी नर्सिंग के मेजर सब्जेक्ट्स हैं और चाहे माइनर सब्जेक्ट्स हैं दोनों पे फोकस रहेगा, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन पे हम लोग एक अच्छे वाले तरीके से बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। क्लियर? चाहे वो मेडिकल सर्जिकल हो, चाहे वो फिर पीडियाट्रिक नर्सिंग हो, चाहे फिर वो आपका कम्युनिटी हेल्थ हो, साइकेट्रिक हो, फिर ऑब्स एंड गायनी हो। क्लियर? तो ये जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे या इंक्लूडिंग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इन सभी में आप लोगों के बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा ताकि आप सब इन फ्यूचर इससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप उन सभी को बहुत अच्छे से एग्ज़ाम फाइट करने में हेल्पफुल हो सके। क्लियर? तो आप लोगों को पता है कि हमारी इस नर्सिंग क्लास में आप लोगों के पहले भी ऑब्स एंड गायनी की क्लासेस हो चुकी हैं। तो ऑब्स एंड गायनी की जो कुछ क्लासेस पहले हो चुकी हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप लोग जाइए और वो जितने भी नर्सिंग क्लासेस हुई हैं ऑब्स एंड गायनी की, उन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से दोबारा देख लीजिए। क्लियर? तो एक बार जिन लोगों ने तो उनमें से एक बार अच्छे से पढ़ चुके हैं तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छी एक रिविजन क्लास हो सकती है, और जिन्होंने वो टॉपिक्स नहीं करे हैं तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छी स्टार्ट क्लास हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी आज से ऑब्स एंड गायनी। क्लियर? तो ऑब्स एंड गायनी का जो है एक बहुत अच्छा पोर्शन अब एग्जाम्स में आने लग पड़ा है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि ऑब्स एंड गायनी का इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं होता था, बट आज की डेट में क्या है कि अभी ऑब्स एंड गायनी और सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको इक्वल लेवल पे रखा जा रहा है। पहले हमेशा क्या होता था कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल का बहुत ज़्यादा कंटेंट रहता था, हैवी पोर्शन रहता था। क्लियर? लेकिन अभी क्या है कि आपका ऑब्स एंड गायनी, पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड साइकेट्रिक नर्सिंग ये सब इक्वल लेवल पे आ रहा है। तो हम किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे बोल के नहीं छोड़ सकते हैं कि हाँ इसमें से आपके क्वेश्चंस नहीं बन सकते। क्लियर? तो आपने सभी क्वेश्चंस को और सभी सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ऑब्स एंड गायनी की मेरी फर्स्ट क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी। वो टिप जिसने मुझे भी बहुत हेल्प करी है मेरी कॉम्पिटिटिव नर्सिंग्स को फाइट करने के लिए। तो वो चीज़ है, सबसे पहली चीज़, जब भी आप ऑब्स एंड गायनी की क्लास लेने आओ, चाहे फिर आप कोई और भी क्लास लेने आओ, तो इट इज़ काइंडली रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपनी प्लीज़ नोटबुक साथ में रखिए। प्लीज़, ये नहीं कि आप लोग बैठ गए और आपने सिर्फ लेक्चर सुना, ऐसे नहीं होगा। क्लियर? आप लोगों को अपनी एक नोटबुक रखनी पड़ेगी साथ में, और उन नोटबुक्स में आपको हम लोग जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट या फिर हाईलाइटेड पॉइंट्स देंगे वो आपको लिखना है रिटर्न में। क्लियर? क्या होता है ना कि जब हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे तो थोड़ी टाइम के लिए तो वो चीज़ आपको, टेम्परेरी टाइम के लिए तो वो चीज़ आपके दिमाग में रिटेन हो जाती है, बट लेकिन जब आपको बाद में रिकॉल करना पड़े ना तो वो चीज़ बहुत दिक्कत होती है उस चीज़ को रिकॉल करने के लिए, क्योंकि वो चीज़ दिमाग से स्किप कर जाती है। क्लियर? तो उस चीज़ को, वो चीज़ ना हो कि वो दिमाग से स्किप ना हो, तो उस चीज़ के लिए आपको वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। क्लियर? और दूसरी चीज़, जहाँ पे मैंने अगर आपको ये बोल दिया कि हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको उसको 2 या 3 स्टार मार्क लगाने हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट करके आपको प्लीज़ उस चीज़ को नोट करना है। क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को इसलिए स्ट्रेस दूंगी क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस या वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर? और बहुत घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो आपको वो चीज़ें नोट करनी है। और दूसरी चीज़, जब भी यहाँ पे क्लास होगी उसके बाद जाके आपको प्लीज़ एटलीस्ट 2 रीडिंग्स हमेशा लेनी है अपनी क्लास की, प्लीज़, और कंटिन्यू आपको लेक्चर हमारे साथ अटेंड करने हैं। ठीक है? इसके बाद मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि ऑब्स एंड गायनी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपका सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओ। ठीक है? कोशिश करूँगी मैं कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट और इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। क्लियर? तो इसी के साथ हम आज शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो बहुत इजी भी है कुछ लोगों के लिए और जो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ भी है।
तो वो है आज लेबर। क्लियर? तो लेबर इतना टफ टॉपिक नहीं है, इसको थोड़ा सा बनाया है थोड़ा सा टफ, तो जिनके लिए वो इजी है तो इनके लिए तो वो रिवीजन क्लास हो जाएगा, और जिनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है लेबर, आज से उनको वो चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है? तो वो चीज़ आज से आप लोगों को बहुत ईजी लगने लग पड़ेगी। क्लियर? तो आज हम शुरू करते हैं लेबर। तो लेबर सभी को पता है कि लेबर क्या होता है, बट हम यहाँ पे आज हम सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करेंगे। क्लियर? टाइम बच जाए इसलिए मैंने पहले ही लेबर की डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दी थी। ठीक है? तो लेबर क्या होता है? अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है? अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विच टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक ऐसी सीरीज, ठीक है, या फिर एक ऐसा प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है? जहां मैंने कहा है आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स, इसका मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी चीज़ें होंगी या फिर जो भी प्रोसेस होगा वो एक स्टेप बाय स्टेप चलेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी स्टेप एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करेगा, या फिर एक स्टेप पहले हो जाएगा एक स्टेप बाद में होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जितना भी प्रोसेस चलेगा वो कैसा चलेगा? स्टेप बाय स्टेप चलेगा। क्लियर? तो लेबर में ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक के साथ एक चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। क्यों चलेगा? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए ये एक प्रोसेस में चलेगा? ये इसलिए चलेगा ताकि जो वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, वायबल मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो सक्सेसफुल होगी बाद में। ठीक है? तो हमारे पास अगर हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, उसके बाद जो फीटस बाहर निकलता है, जो बेबी आता है, वो भी एक सक्सेसफुल चीज़ ही है। ठीक है? तो जो हमारे पास लेबर है उसमें जितने भी ये इवेंट्स होते हैं ये एक सीरीज़ में होते हैं। किस चीज़ के लिए होते हैं? ताकि जो वायबल प्रोडक्ट है कंसेप्शन का उसको हम लोग बाहर निकाल सके। कहाँ से बाहर निकाल सके? यहाँ पे 3 चीज़ें हैं कहाँ से निकाल सके। तो बेबी जहाँ ग्रो करता है वो एरिया होता है वूम। ठीक है? माँ का गर्भ। क्लियर? जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस। वहाँ से निकालना है, किसके थ्रू निकालना है? ठीक है? तो लेबर जो होता है वो हमेशा किसके थ्रू होता है? जो हमारे पास पैसेज रहेगा वो रहेगा वजाइनल ट्रैक। क्लियर? तो वूम से हम लोगों को बेबी को आउट करना है, किसके थ्रू निकालना है? वजाइनल ट्रैक के थ्रू निकालना है। और कहाँ निकालना है? टू द आउटर वर्ल्ड। क्लियर? बाहरी दुनिया में निकालना है। सो कलेक्टिवली यहाँ पे देखा जाए तो लेबर क्या है? एक ऐसा सीरीज ऑफ इवेंट है, एक ऐसा प्रोसेस है जो एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। किस चीज़ के लिए चलता है? ताकि हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी वायबल प्रोडक्ट बना है हमारे कंसेप्शन का, हमारे जब मेटिंग होती है उसका जो प्रोडक्ट बना है उस चीज़ को हम लोगों को कहाँ से निकालना है? वूम से निकालना है, वजाइनल ट्रैक के थ्रू निकालना है, और कहाँ निकालना है? टू द आउटर वर्ल्ड। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द लेबर। ठीक है? अभी दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे लेबर में कि हाउ द ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है? कि जो लेबर है वो कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है? बेबी बाहर आना इज़ ओके, लेकिन जो बेबी का बाहर आने का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है? जो लेबर का ऑनसेट है, लेबर की इनिशिएशन कैसे होती है, हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे। एंड प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ जिसमें से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो अभी हम शुरू करते हैं, देखेंगे ऑनसेट ऑफ लेबर। डेफिनेशन प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है? कि लेबर कैसे शुरू होता है। ठीक है? समझा देती हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है? जैसे ही हमारी जो प्रेगनेंसी होती है वो जब टर्म पे पहुँचती है, ठीक है, प्रेगनेंसी को हमेशा हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ प्री टर्म, टर्म एंड पोस्ट टर्म। क्लियर? तो सबसे पहले आप ना एक रेंज समझ लीजिए कि टर्म क्या होता है। ठीक है? जब प्रेगनेंसी 37 से लेके 40 वीक्स के बीच में होती है, 37 टू लेके 40 वीक्स के बीच में होती है, उस टाइम पीरियड को बोला जाता है टर्म प्रेगनेंसी। क्लियर? और 37 वीक से पहले की जितनी भी प्रेगनेंसीज होगी, मतलब किसी मदर का 37 वीक चल रहा है, उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसको बोलेंगे हम लोग प्री टर्म। क्लियर? मतलब वो अपने टाइम से पहले ही हो गई है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, 37 टू 40 वीक्स। ठीक है? ये जो टाइम है दिस इज कॉल्ड टर्म। ठीक है? 37 से जो पहले का टाइम रहेगा उसको बोला जाएगा प्री टर्म, मतलब वो अपने टाइम से पहले हो चुका है। क्लियर?
और 40 वीक्स के बाद जो जाएगा उसे कहा जाएगा पोस्ट टर्म, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि प्री टर्म क्या है, टर्म क्या है और पोस्ट टर्म क्या है। क्लियर? टर्म आएगा 37 से 40 वीक्स के बीच में प्रेगनेंसी को टर्म, एंड 37 से पहले वाले को बोलेंगे हम लोग प्री टर्म, और 40 वीक्स के बाद वाले को बोलेंगे पोस्ट टर्म, ठीक है। तो बात यहाँ पे अभी हम करेंगे किसकी, 37 से लेके 40 वीक्स तक का जो भी प्रोसेस चलेगा उसकी बात करेंगे। क्लियर? तो 37 से 40 वीक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टर्म, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी 37 पीरियड कंप्लीट होके जब वो टर्म प्रेगनेंसी के रेंज के अंदर आता है, तो उस वक्त जो टर्म प्रेगनेंसी में उस टाइम क्या होता है, एडिट कर देना प्लीज़ इसको, ठीक है। तो उसके बाद 37 से लेके 40 वीक्स के बीच में जो टर्म प्रेगनेंसी होती है उसमें जो मदर जो बेबी होता है, ठीक है, बेबी का हाइपोथैलेमस, क्लियर, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना। आप लोग बहुत जगह पे कईयों के लेक्चर सुनोगे, ठीक है, कुछ लोगों की टीचिंग सुनोगे, मैक्सिमम जगह पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस किसका काम करता है। सो प्लीज़ मार्क माय वर्ड एंड प्लीज़ 2 स्टार लगा दीजिएगा उस जगह पे। यहाँ पे बेबी का हाइपोथैलेमस, मदर का हाइपोथैलेमस का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे बेबी का हाइपोथैलेमस का मेजर रोल है। क्लियर? बेबी का हाइपोथैलेमस, ठीक है, यहाँ पे बेबी का हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे ही टर्म प्रेगनेंसी पे बेबी का हाइपोथैलेमस जब एक्टिवेट हो जाएगा तो बेबी का हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है। क्लियर? एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम है CRH। व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मोन? CRH। अगर CRH की बात करें तो CRH क्या है? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? तो ये जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये जाके कहाँ पे एक्ट करेगा? हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे। किस पे करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे हमारा CRH जाके क्या करेगा? एक्ट करेगा। क्लियर? और वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब एक्ट करेगा तो वो एक तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी को एक कमांड देता है कि आप ACTH को रिलीज करवाइए। किस चीज़ को रिलीज करवाइए आप? ACTH, ठीक है। टर्म बेबी का हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, टर्म बेबी का हाइपोथैलेमस जैसे ही एक्टिवेट होता है वो CRH को रिलीज करता है, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को, और वो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को कमांड देता है कि आपको ACTH को रिलीज करना है, आपको एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को रिलीज करना है। क्लियर? अब बात कर रहे हैं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक रिलीज, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की। क्लियर? एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोफिक, नाम से ही पता चल रहा है एड्रिनल, ठीक है। तो एड्रिनल जो है बॉडी में एक ग्लैंड है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे किडनीज के ऊपर। क्लियर? किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। हमारी मेडिकल टर्म में किडनी को हम लोग बोलते हैं रीनल। क्लियर? तो इसीलिए इस ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि वो किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है तो उसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। क्लियर? तो यहाँ से जो ACTH निकलेगा ना एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो ACTH जाके कहाँ पे काम करेगा? एड्रिनल ग्लैंड पे। क्लियर? एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा। एक छोटा सा मैं आप लोगों को एड्रिनल ग्लैंड का एक इंट्रो दे देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी जब अगर मैं मेडिकल सर्जिकल की क्लास लूँगी तो उसमें जब मैं एंडोक्राइनोलॉजी आप लोगों को करवाऊँगी तो उसमें आप लोगों को मैं एक डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगी किसके बारे में? एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। क्लियर? यहाँ पे एक हल्का सा आप ग्लिम्स ले लीजिए एड्रिनल का। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एड्रिनल मेडुला एंड कॉर्टेक्स। क्लियर? एड्रिनल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसके 2 अलग से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज मेडुला एंड दूसरा है कॉर्टेक्स। क्लियर? तो जो एड्रिनल मेडुला होता है वो होता है इनर पोर्शन। क्लियर? जो इनर पार्ट होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड का उसको बोला जाता है मेडुला, एंड जो बाहर वाला होता है उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। क्लियर? एड्रिनल जो ग्लैंड होता है ना वो एक्टोडर्म जर्म लेयर से बनता है। किससे बनता है? एक्टोडर्म जर्म लेयर से बनता है। क्लियर? और जिन सेल से एड्रिनल ग्लैंड की फॉर्मेशन होती है, जिन सेल से एड्रिनल ग्लैंड बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क कर दीजिएगा, क्रोमाफिन सेल्स। कौन से सेल्स?
क्रोमाफिन सेल्स। क्रोमाफिन सेल्स, ठीक है, क्रोमाफिन सेल से हमारा एड्रिनल ग्लैंड बनता है और एड्रिनल ग्लैंड में भी कौन सा एड्रिनल मेडुला बनता है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि एड्रिनल मेडुला जो है वो क्या करता है, ठीक है। एड्रिनल मेडुला में हमारे पास दो हार्मोन्स निकलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वन इज, सबने सुना है, एपिनेफ्रिन एंड द सेकेंड वन इज नॉर एपिनेफ्रिन, क्लियर। और इन्हीं दोनों हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, क्लियर। तो ये दोनों हार्मोन कहाँ पे काम करते हैं, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में। किस में काम करेंगे, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में। एंड दूसरी चीज़ प्लीज स्टार मार्क कर दीजिएगा, दोनों हार्मोन्स को कलेक्टिवली बोला जाता है कैटाकोलामाइन। क्या बोला जाता है, कैटाकोलामाइन, क्लियर। इन दोनों हार्मोन्स को क्या बोला जाता है, कैटाकोलामाइन, ठीक है, कैटाकोलामाइन बोला जाता है, क्लियर। इसके बाद बात करेंगे कॉर्टेक्स की, ठीक है। जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स हमेशा हमारे पास 3 लेयर से मिलके बना होता है, ठीक है। वो हम एंडो की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, जोना रेटिकुलरिस। अब इसमें ना कॉर्टेक्स का सबसे बड़ा पोर्शन जो बनाता है वो कौन सा बनाता है, हमारे पास जोना फेसिकुलेटा। 75% ऑफ कॉर्टेक्स किससे बना होता है, जोना फेसिकुलेटा से, क्लियर। अब जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ना, जोना ग्लोमेरुलोसा हमारे पास कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कौन सा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हमारे पास हार्मोन है, इसका एग्जाम्पल होता है एल्डोस्टेरॉन। कौन सा होता है, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो हमेशा किस चीज़ में हेल्प करता है, बीपी की रेगुलेशन में और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस को मेंटेन करवाता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम की क्या करवाता है, एक्सक्रीशन करवाता है और वाटर की रिएब्जॉर्प्शन करवाता है, कौन, एल्डोस्टेरॉन, क्लियर। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास जोना फेसिकुलेटा है, जोना फेसिकुलेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या नाम है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के दो हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोल। मार्क स्टार, दोनों के दोनों जो हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन्स, दीज आर स्ट्रेस हार्मोन्स, क्लियर। बॉडी में जब भी स्ट्रेस आता है तो जो स्टीरॉइड्स निकलते हैं वो कौन से हैं, ये कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोल। स्टीरॉइड्स की एक बहुत ही अमेजिंग थ्योरी है, जब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ाएंगे आपको वो थ्योरी बताएंगे, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अमेजिंग थ्योरी है स्टीरॉइड्स की, तो वो हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो रिलीज करता है कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन। ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये मेटाबॉलिज्म में बहुत पोटेंशियल रोल है दोनों का, क्लियर। और किस चीज़ की मेटाबॉलिज्म करते हैं ये दोनों, ग्लूकोज और प्रोटीन की। किस चीज़ की, ग्लूकोज और प्रोटीन की, क्लियर। इसके बाद है हमारे पास तीसरा, हमारे पास जो लेयर है ग्लोमेरुलोस, ये आपका जोना रेटिकुलरिस, क्लियर। जो जोना रेटिकुलरिस है ये हार्मोन जो रिलीज करता है उसको बोलते हैं एंड्रोजन। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। ये है एक सेक्स हार्मोन जो किन में रिलीज होता है, मेल्स में। और हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरॉन, क्लियर, जो मेल्स की गॉनेट्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की बनाता है, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे पहुँचे थे तो मैं यहाँ पे चल रहा था कि जो बेबी का हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट हुआ, उसने CRH रिलीज किया, कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीज किया। कॉर्टिकोट्रॉफिन ने किसको बोला कमांड, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को उसने ये कहा कि आप जाके किसको रिलीज करो, ACTH को रिलीज करो। ACTH ने क्या किया, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ने जाके एड्रिनल ग्लैंड को जाके एक्टिवेट किया और वहाँ से उसने क्या बोला कि आपको सिक्रेट करना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्लियर। क्योंकि अब जब बेबी टर्म पे आ चुका है तो अंदर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस शुरू हो जाएगा और स्ट्रेस में कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्लियर। यहाँ पे ACTH ने क्या रिलीज करवाया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। प्लीज स्टार मार्क कर देना कौन सा हार्मोन निकला, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब जैसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कर देता है, दो काम करेगा, क्लियर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज कर देता है, ईस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देता है और यहाँ पे रिलेटिवली डिक्रीज करता है किसको, प्रोजेस्टेरॉन को। मतलब ये है कि बॉडी में जितने अमाउंट में ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, बॉडी में जितने अमाउंट में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा उतना ही प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, डिक्रीज होगा, क्लियर। क्या होगा, डिक्रीज होगा बॉडी में, ठीक है। ईस्ट्रोजन के कुछ फंक्शंस प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है।
ईस्ट्रोजन क्या करता है बॉडी में? ईस्ट्रोजन हमेशा बॉडी में ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ाता है। जब भी ईस्ट्रोजन आता है बॉडी में वो ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ाता है। दूसरा, वो क्या करेगा, ईस्ट्रोजन बॉडी में जो ये ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनके लेवल को भी इंक्रीज करेगा। क्लियर? अब बोलने में तो रिसेप्टर एक बहुत ही छोटा वर्ड लगता है कि हाँ ठीक है, रिसेप्टर रिसेप्टर, हम लोग एक तरह से रट्टा मार लेते हैं, क्रामिंग कर लेते हैं रिसेप्टर्स, लेकिन रिसेप्टर्स को इतने हल्के मत लीजिएगा। रिसेप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी हार्मोन तब तक काम नहीं करता, कोई भी हार्मोन तब तक काम नहीं करता जब तक वो अपने एक ओरिजिनल रिसेप्टर को नहीं मिले। क्लियर? किसी भी हार्मोन से अगर आपको काम करवाना है तो आपको उसको उसका रिसेप्टर साइट देना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस, जब तक अपने रिसेप्टर साइट पे हार्मोन अटैच नहीं होता है वो अपना फंक्शन नहीं देता है। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जिस रिसेप्टर साइट पे अटैच होता है उसका नाम है मायोमेट्रियल रिसेप्टर। क्या नाम है? मायोमेट्रियल रिसेप्टर्स। क्लियर? तो ये ईस्ट्रोजन जो है वो मायोमेट्रियल रिसेप्टर्स की फॉर्मेशन करता है ताकि ऑक्सीटोसिन उससे जाके अटैच हो जाए और वो अपना फंक्शन शुरू करे। क्लियर? और साथ के साथ ईस्ट्रोजन यहाँ पे क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्मेशन। क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस या फॉर्मेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपने आप में एक हार्मोन है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोस्टाग्लैंडिन्स की एक्टिवेशन बताती हूँ कि यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैसे एक्टिवेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब बेबी टर्म पे होता है ना, जैसे बेबी टर्म हो जाता है, लाइक 37 से 40 वीक्स के अंदर आ जाता है ना बेबी, तो जो बेबी का, जैसे बेबी 37 से 40 वीक्स के बीच में आ जाता है तो बेबी का जो लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम इज अ सुसाइडल बैग, नोन एज सुसाइडल बैग। होते हैं ना हमारे सेल ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स में होते हैं हमारे पास एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। क्लियर? तो टर्म प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो बेबी का जो लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम, उसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है। ठीक है? उसको बोलते हैं फॉस्फोलाइपेज। ध्यान से सुनना। टर्म प्रेगनेंसी पे क्या होता है, जैसे ही बच्चा टर्म पे पहुंच जाएगा तो बेबी के जो लाइसोसोम्स होते हैं, बेबी के बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल जो लाइसोसोम होती है उसके अंदर एक एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज। ये फॉस्फोलाइपेज करवाता है एस्टेरिफिकेशन ऑफ आर्किडोनिक एसिड। क्या करवाता है? एस्टेरिफिकेशन ऑफ आर्किडोनिक एसिड। आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ मैम इतना डिटेल में करवा रहे हैं। इतना डिटेल में इसलिए करवाना पड़ रहा है कि मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बोलूँगी कि यहाँ पे मैकेनिज्म में जब ऑनसेट होता है लेबर का तो वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड एस्ट्रोजन और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। पता तो चलना चाहिए कि वो कैल्शियम कहाँ से आया, वो प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से आया। एस्ट्रोजन तो पता लग गया कि वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ। क्लियर? वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड कैल्शियम टपके तो नहीं होंगे, वो कहीं से तो आए होंगे। क्लियर? तो वही हम लोग देखेंगे कि वो आए कहाँ से हैं, ताकि आप लोगों को उस चीज़ को रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। क्लियर? तो टर्म प्रेगनेंसी पे क्या होता है, जो बेबी के जो लाइसोसोम्स होते हैं उन लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं फॉस्फोलाइपेज, एक एंजाइम, जहाँ पे ना एज लगता है, एज। ठीक है? एज हमेशा डिनोट करता है किस चीज़ को? एंजाइम को। क्लियर? तो फॉस्फोलाइपेज जो होते हैं वो स्टेरिफिकेशन करते हैं किस चीज़ की? आर्किडोनिक एसिड की। आर्किडोनिक एसिड्स कुछ बहुत बड़ी बला नहीं है। आर्किडोनिक एसिड्स क्या है? पॉली अनसेचुरेटेड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। क्या है? पॉली अनसेचुरेटेड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ठीक है? तो ये एस्टेरिफिकेशन कराता है। एस्टेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं तो वो एस्टर ग्रुप बनाते हैं। क्लियर? एस्टर ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे जब एस्टेरिफिकेशन होती है आर्किडोनिक एसिड की तो वो क्या बनाते हैं? फ्री आर्किडोनिक एसिड्स। क्या बनाते हैं? फ्री आर्किडोनिक एसिड। अब ये जो फ्री आर्किडोनिक एसिड है ये पूरी गेम पलट देंगे। ठीक है? ये पूरी की पूरी गेम को पलट देंगे। यही फ्री आर्किडोनिक एसिड्स है
जो क्या बनाते हैं, तो फ्री आर्किडोनिक एसिड्स जब बनते हैं तो ये बनाते हैं हमारे पास कॉक्स, ठीक है। कॉक्स क्या है, साइक्लोऑक्सीजनेज, आप सबने पढ़ा होगा ये, ठीक है, साइक्लोऑक्सीजनेज, ठीक है। ये जो साइक्लोऑक्सीजनेज है ये हमारे को देता है किस तरह के, 3 तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं, 3 तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं जिनका नाम है PGE1, PGE2, PGF2 अल्फा। क्लियर, मेरा अल्फा का साइन थोड़ा बुरा है, मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है। PGE1, PGE2 एंड PGF2 अल्फा, क्लियर। अब यहाँ पे 2 प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दीज 2 PGE2 एंड PGF2, ये डिफ्यूज होते हैं कहाँ पे जाके, मायोमेट्रियम में, क्लियर। मायोमेट्रियम में जाके डिफ्यूज हो जाते हैं। और अब मायोमेट्रियम में एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, ठीक है। हमारे सेल में एक ऑर्गेनेली होती है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उसका कजन है, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ये किस चीज़ की स्टोरेज करते हैं, कैल्शियम की। किसकी स्टोर करते हैं, कैल्शियम की, क्लियर। तो जैसे ही PGE2, PGF2 अल्फा जो है वो सार्कोप्लाज्मिक मायोमेट्रियम में पहुंच जाते हैं, तो मायोमेट्रियम में वो एक्टिवेट कर देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब एक्टिवेट करते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप रिलीज करो किस चीज़ को, कैल्शियम को। किस चीज़ को, कैल्शियम को, क्लियर। तो ऐसे क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, कैल्शियम और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो अमाउंट होता है ना, ये पीक लेवल पे पहुंचता है कहाँ पे, जब प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने लगा होता है, क्लियर। तो जैसे ही प्लेसेंटा का अब टाइम आ जाता है कि वो एक्सपेल होने वाला है, तो उसी वक्त पे क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि एक तो ये क्या करता है, प्लेसेंटा की एक्सपल्शन में बहुत हेल्प करता है। दूसरा वो क्या करता है आपका, जब प्लेसेंटा एक्सपेल हो जाता है ना, तो वहाँ पे गश ऑफ ब्लड आता है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड लॉस होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड एक साथ बाहर आता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वहाँ पे PPH को कंट्रोल करने में मेजर रोल प्ले करते हैं, क्लियर। एक तो PPH को कंट्रोल करते हैं वहाँ पे, और दूसरा क्या करते हैं, आपके प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करने में भी हेल्प करते हैं, क्लियर। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तो ये होती है आपकी एम्नियन में, कोरियन में, मायोमेट्रियल सेल में एंड डेसिडुअल सेल में, क्लियर। कहाँ पे, एम्नियन, कोरियन, मायोमेट्रियम में और डेसिडुअल में, क्लियर। तो इन 4 जगहों पे आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। कुछ और ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी हैं जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बढ़ाते हैं। जैसे आपका अगर बॉडी में कभी आपके इन्फेक्शन हो जाए तो उस केस में प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ता है। ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाए तो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल बढ़ जाए तो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलते हैं। साइटोकाइनेज का लेवल बढ़ जाए, साइटोकाइनेज का आपका इंटरल्यूकिन फैक्टर 1, फैक्टर 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, इन सभी केसेस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके इंक्रीज होते हैं, क्लियर। तो ये आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन की थ्योरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑनसेट ऑफ लेबर था, वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो बेबी था, बेबी का जो हाइपोथैलेमस था, टर्म बेबी का हाइपोथैलेमस एक CRH रिलीज़ करता है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो वो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, वहाँ से वो किस चीज़ को निकालता है, ACTH को निकालेगा। ACTH जाके अफेक्ट करेगा किसको, डायरेक्टली एड्रिनल ग्लैंड को, और एड्रिनल ग्लैंड जो है आपके वो किसको रिलीज़ करवाएंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे रिलीज होता है वो ईस्ट्रोजन की लेवल को बढ़ा देता है, और ईस्ट्रोजन क्या करेगा, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी बढ़ाता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन से ही क्या बनता है, फिर लास्ट में कैल्शियम रिलीज होता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बढ़ाएंगे, वो आपको मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया कैसे, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स फिर क्या करेंगे, कैल्शियम को रिलीज करवाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्लियर। तो यहाँ पे ये जब तीनों चीज़ें एक साथ आती हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड आपका कैल्शियम, ये तीनों मिलके क्या करवाते हैं,
यूट्राइन कंट्रैक्शंस क्या करवाते हैं, यूट्राइन कंट्रैक्शन करवाते हैं, रिदमिक यूट्राइन कंट्रैक्शन, और उसी यूट्राइन कंट्रैक्शन के बाद क्या होता है, आपका लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बेबी डिलीवर हो जाता है। सो दिस वाज द ऑनसेट ऑफ लेबर, कि एक जो लेबर है वो कैसे इनिशिएट होता है या फिर किस तरह से स्टार्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे लेबर पेन, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे लेबर पेन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो, और ठीक है, लेबर पेन। तो बेसिकली क्या होता है कि जो लेबर पेन है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक है हमारे पास फॉल्स पेन और दूसरा होता है ट्रू पेन। क्लियर। एक है फॉल्स पेन और दूसरा है ट्रू पेन। तो कोई कैसे आइडेंटिफाई करे या फिर कैसे क्लियर करे कि कौन सा पेन जो है वो फॉल्स लेबर पेन है या फिर कौन सा जो लेबर पेन है वो ट्रू लेबर पेन है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फॉल्स लेबर पेन। जो फॉल्स लेबर पेन होता है ना, वो हमेशा ट्रू लेबर पेन होने से 1 या 2 वीक पहले होना शुरू होता है। क्लियर। 1 से 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो जाएगा, 1 to 2 वीक प्रायर। क्लियर। 1 से 2 हफ्ते पहले होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं इंटेंसिटी की। क्लियर। किस चीज़ की? इंटेंसिटी की। इसकी इंटेंसिटी जो होती है फॉल्स पेन की, हमेशा कैसी होती है? डिक्रीज्ड और डल। हमेशा इंटेंसिटी कैसी होगी? डिक्रीज और डल। पेन हमेशा बहुत कम सा रहेगा और डल डल पेन रहेगा। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है इसमें कि जब भी आप मूवमेंट करोगे, थोड़ा सा चलोगे फिरोगे या फिर अपनी थोड़ी सी पोजीशन आप अपनी चेंज करोगे, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये पेन आपकी सबसाइड कर जाएगी। ठीक है। मूवमेंट पे क्या होता है? पेन सबसाइड। ठीक है। और फॉल्स पेन में क्या होता है? इफेसमेंट एब्सेंट। इफेसमेंट एब्सेंट। स्टार्मार्क कर देना, इफेसमेंट एब्सेंट। इफेसमेंट क्या होता है? इफेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो बेबी का हेड जो होता है, फीटस का जो हेड होता है, वो पेल्विक फ्लोर पे आ जाता है। ठीक है। क्या होता है? जो बेबी का जो हेड होता है वो पेल्विक फ्लोर पे आ जाता है। क्लियर। बेबी का फीटस का हेड लिख देते हैं। ठीक है। फीटल हेड जो होता है पेल्विक फ्लोर पे। ठीक है। फीटल हेड जो होता है कहाँ पे होता है? मदर के पेल्विक फ्लोर पे होता है। क्लियर। इसके बाद इसमें शो एब्सेंट होता है। क्या होता है? शो एब्सेंट। ठीक है। शो क्या होता है? शो एक म्यूकस प्लग होता है। ठीक है। म्यूकस प्लग होता है जिसमें क्या होता है? ब्लड लगा होता है। ब्लड टिंक्ड म्यूकस प्लग इज नोन एज शो। क्लियर। तो ये शो भी हमारे पास फॉल्स लेबर पेन में एब्सेंट होता है। ठीक है। अब ट्रू लेबर पेन की बात करते हैं। ठीक है। ट्रू लेबर पेन में ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। ट्रू लेबर पेन में ये सारी की सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट होती हैं। वहाँ पे जो लेबर पेन की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्लियर। बहुत हाई होती है। और जो पेन होता है वो बहुत शार्प और बहुत हाई होता है। ठीक है। इंटेंसिटी बहुत सिवियर होती है, बहुत तेज़ दर्दें होती हैं। ठीक है। और जो पेन होती है, आप चाहे जितनी मर्जी पोजीशन चेंज कर लो, जितना मूवमेंट कर लो, पेन कभी भी आपका सबसाइड नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद इफेसमेंट वहाँ पे प्रेजेंट होती है, मतलब जो बेबी का हेड होता है, जो फीटल हेड होता है, वो पेल्विक फ्लोर पे आ चुका होता है। क्लियर। और इसके अलावा शो जो होता है, शो प्रेजेंट होता है। शो मैंने आपको बताया था, SHOW। शो क्या होता है? एक म्यूकस प्लग होता है जिसमें ब्लड लगा होता है थोड़ा बहुत सा। ठीक है। ब्लड टिंक्ड म्यूकस प्लग वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसी के साथ वहाँ पे एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, दैट इज सर्वाइकल राइपनिंग। ठीक है। वहाँ पे क्या होती है? आपको सर्वाइकल राइपनिंग देखने को मिलेगी। क्लियर। तो ये था हमारे पास डिफरेंस किसके बीच में? ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन में। क्लियर। एक छोटा सा टॉपिक मुझे भी पढ़ाते हुए याद आ गया, वो मैंने मिस कर दिया था, आप लोगों को भी बता देती हूँ। ठीक है। मेडिकल टर्म में जो हमारा नॉर्मल लेबर होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? यूटोशिया। क्या कहते हैं? यूटोशिया। ठीक है। नॉर्मल लेबर, यूटोशिया। ठीक है। और अब नॉर्मल लेबर को बोलते हैं
डिस्टोशिया। कई बार एग्जाम्स में ना ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इसको भी स्टामा कर देना, ठीक है। नॉर्मल लेबर को बोलते हैं यूटोशिया और एबनॉर्मल लेबर को कहा जाता है डिस्टोशिया, ठीक है। इन दोनों साइड की एक और चीज़ है जो एक साइकेट्रिक कंसर्न है। कई बार क्या होता है कि कुछ फीमेल्स को, ठीक है, कई बार कुछ फीमेल्स को एक फॉल्स और फिक्स्ड बिलीफ होता है, ठीक है। एक तो वो फॉल्स होता है और वो इतना पक्का विश्वास होता है उनको, ठीक है, कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। क्या होता है, कुछ फीमेल्स को एक साइकेट्रिक कंसर्न है ये, जिसमें क्या होता है कुछ फीमेल्स को फॉल्स और फिक्स्ड बिलीफ होता है कि वो प्रेग्नेंट है, और उनके लिए जो टर्म हम यहाँ पर यूज़ करते हैं उसका नाम है स्यूडोसायासिस। क्या नाम है, स्यूडोसायासिस। स्यूडो वर्ड जहाँ पे भी आपको मिलता है या फिर आपको लगता है कि जहाँ पे भी स्यूडो वर्ड यूज़ हुआ है, उसका मतलब हमेशा याद रखना कि वहाँ पे कुछ चीज़ फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है, फेक है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड जो यूज़ होगा स्यूडोसायासिस। जिसका मतलब क्या होता है, फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट। क्लियर, ठीक है। तो नॉर्मल लेबर की कुछ एक गाइडलाइंस होती हैं कि किन चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग लेबर को क्या बोलेंगे कि ये चीज़ क्या है, एक नॉर्मल लेबर है, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि नॉर्मल लेबर को नॉर्मल लेबर कब कहा जाता है। बेबी का जो प्रेजेंटेशन होता है वो कौन सी होनी चाहिए, सिफेलिक। मोस्ट आइडियल एंड मोस्ट प्रेफर्ड प्रेजेंटेशन सिफेलिक या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। क्लियर। तो बेबी की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए आपकी, सिफेलिक या वर्टेक्स, ठीक है। दूसरा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए बेबी या मदर को, ठीक है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ या कोई भी ऐसी आपकी फेटल या फिर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं आनी चाहिए कि जिसमें मदर या आपके बेबी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए। क्लियर। इसके बाद थर्ड चीज़ है हमारे पास, जो थर्ड गाइडलाइन है वो ये है कि जो आपकी प्रेगनेंसी है, जो आपका लेबर है, जो आपके लेबर है, ठीक है, वो आपका इंड्यूस्ड नहीं होना चाहिए, वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। इंड्यूस्ड का मतलब ये है कि हम लोग कई बार क्या होता है कि जो लेबर होता है, ठीक है, डिलीवरी को हम लोग इंड्यूस करते हैं। कैसे, ऑक्सीटोसिक एजेंट्स को लगा के, ठीक है, ऑक्सीटोसिन्स को लगा के पैसिवली हम लोग उसको इंड्यूस करवाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। क्लियर। आपका लेबर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हमेशा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद बस ये चीज़ें हैं कुछ, ठीक है। कई बुक्स में आपको देखने को टाइमिंग्स पे मिलेगी कि जो नॉर्मल लेबर है वो आपकी 3 आवर्स से कम टाइम में नहीं होना चाहिए और आपके 18 से ज़्यादा घंटे भी उसको नहीं लगने चाहिए। मतलब 3 घंटे से भी कम नहीं होना चाहिए और 18 घंटे से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्लियर। तो ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस हैं वो एक नॉर्मल लेबर के लिए आएंगी। क्लियर। इन चारों में से इन जितनी भी गाइडलाइंस को मैंने आप लोगों को भी बताया है, इन गाइडलाइंस में से अगर कोई भी गाइडलाइन अगर आपको दिखा कि इसमें कुछ डिस्टॉर्शन है, कुछ गाइडलाइन आपको मैच नहीं कर रही है, तो वो हमेशा किसके अंदर आता है, अबनॉर्मल लेबर के अंदर आता है। सो दिस वाज अबाउट द गाइडलाइन ऑफ लेबर. Normal labor is called eudosia, abnormal is called dystocia, and the false and fixed belief of being pregnant is called pseudosciasis. Clear? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज स्टेजेस ऑफ लेबर. क्या पढ़ेंगे? स्टेजेस ऑफ लेबर. ठीक है. मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, प्लीज कंपनसेट कर लेना आप लोग. फोर्थ. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेज, ठीक है, हमारे पास हमेशा जो आपकी लेबर है, लेबर के 4 स्टेजेस रहते हैं, जिसमें से आपका है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज. क्लियर. तो 4 रहेगा. ठीक है. लेबर का जो टाइम पीरियड रहेगा वो बहुत अलग अलग रहेगा, जिसमें से हमारे पास प्राइमरी ग्रेविडा, जो वो लेडीज़ जो फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम डिलीवर कर रही हैं, प्राइमरी ग्रेविडा में हमेशा जो ये टाइमिंग रहती है वो रहती है कितनी, 12 से 16 घंटे, 12 to 16 आवर्स. क्लियर. प्रीमी में
12 to 16 आवर्स और मल्टी में 6 to 8 आवर्स। क्लियर, ये टाइमिंग है, ठीक है, लेबर की 12 to 16 आवर्स रहेगी प्रीमी में और मल्टी में रहती है 6 to 8 आवर्स। क्लियर, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, क्लियर, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल स्टेज। ठीक है, याद रखना, प्लीज़ मार्क कर देना, पेपर में डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि सर्वाइकल स्टेज में टाइमिंग्स क्या है या फिर सर्वाइकल स्टेज के अंदर क्या चीज़ें होती है। क्लियर, तो जो स्टेज है लेबर की, जो फर्स्ट स्टेज है उसको फर्स्ट स्टेज भी कहा जाता है या फिर उसको सर्वाइकल स्टेज भी कहा जाता है। क्लियर, तो सबसे पहले है फर्स्ट स्टेज, सर्वाइकल स्टेज। तो जो सर्वाइकल स्टेज है हमारे पास, ठीक है, सर्वाइकल स्टेज जो होती है फर्स्ट स्टेज, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर देना प्लीज़। सर, जो सर्वाइकल स्टेज होती है वो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है। ठीक है, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होके कितनी होती है, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगा और कहाँ तक हम लोग उसको काउंट करेंगे, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक जो भी टाइम रहेगा उसको क्या माना जाता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। क्लियर, तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है इसको हम लोगों ने 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। कितने में, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज। क्लियर, जो लेटेंट फेज रहेगा हमारे पास, इसका टाइमिंग रहता है कितना, 8 to 10 आवर्स। क्लियर, लेटेंट फेज हमेशा कितने टाइम का रहेगा हमारा, 8 से लेके 10 घंटे का रहेगा। ठीक है, 8 to 10 आवर्स। इसमें जो सर्वाइकल डायलिटेशन रहेगी, जो सर्विक्स की डायलिटेशन रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 to 4 सेंटीमीटर, 1 से लेके 4 सेंटीमीटर तक आपका सर्विक्स डायलेट होगा इस फेज में, आपके लेटेंट फेज में। ठीक है, और इसमें जो पेन होगी वो आपकी रहेगी, पेन जो आपकी रिपीट रहेगी वो होगी आपकी 15 से लेके 30 मिनट के बाद। ठीक है, 15 to 30 मिनट्स में आपका पेन यहाँ पे रिपीट होगा। क्लियर, और वो जो पेन जो 15 से लेके 30 मिनट्स में जो रिपीट हो रहा था वो कितने टाइम के लिए रहेगा, 15 to 30 सेकेंड्स के लिए रह सकता है। कितना, 15 to 30 सेकेंड्स के लिए। हमेशा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पेन कितने टाइम के लिए रहेगा और कितने टाइम बाद होगा और कितने टाइम के लिए रहेगा। तो आपके लेटेंट फेज में जो पेन है वो 15 to 30 मिनट्स के लिए 15 to 30 मिनट्स के ऑल्टरनेशन पे आएगा और 15 to 30 सेकेंड्स के लिए ही रहेगा। क्लियर, ठीक है, और सर्वाइकल डायलिटेशन कितनी रहेगी इसमें हमारे पास, 1 से लेके 4 सेंटीमीटर तक रह सकती है। ठीक है, और इसमें जो मदर होगी वो कैसी होगी, टॉकेटिव, बात करती रहेगी। ठीक है, मदर को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेज आता है आपकी ट्रांजिशन फेज़ के बाद, लेटेंट फेज़ के बाद, वो आपका रहेगा एक्टिव फेज़। ठीक है, एक्टिव फेज़ में जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो कितनी होगी, 5 से लेके 7 सेंटीमीटर तक, 5 to लेके 7 सेंटीमीटर तक कितनी होगी सर्विक्स की डायलिटेशन। क्लियर, इसमें जो पेन जो रिपीट होगी वो होगी हर 3 से लेके 5 मिनट में। कितने, हर 3 से लेके 5 मिनट में होगी, और वो जो पेन रहेगी वो रहेगी आपकी 45 से लेके 60 सेकंड तक, 45 से लेके 60 सेकंड्स तक। ठीक है, सर्विक्स की डायलिटेशन होगी 5 से लेके 7 सेंटीमीटर, पेन जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 से लेके 5 मिनट में रिपीट होगी, और सर्विक्स कितने टाइम तक रहेगी, 45 से लेके 60 सेकंड्स तक रहेगी। क्लियर, इसके बाद जो लास्ट फेज़ आता है वो है हमारे पास ट्रांजिशन फेज़। ट्रांजिशन फेज़ इज़ द लास्ट फेज़, एंड ट्रांजिशन फेज़ में जो आपका जो सर्विक्स जो होता है वो फुली डायलेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगर कोई पूछे सर्विक्स की मैक्सिमम डायलिटेशन कितनी होती है, दैट इज़ टोटल 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 फिंगर्स। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 फिंगर्स। क्लियर, तो इसमें सर्विक्स एक तो आपका फुल डायलेट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग, और जो सेकंड है वो आपका जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो आपकी हर 2 से 3 मिनट के बाद आएंगी। क्लियर, हर 2 से 3 मिनट के बाद आएंगी, और एटलीस्ट कितने टाइम के लिए रहेंगी आपकी, 60 to 90 सेकेंड्स तक रहेंगी। ठीक है, जैसे जैसे फेज़ आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्ट्रैक्शन की रिपीटेशन का टाइम घटता जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी का टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत देर तक रहने लगेगी। क्लियर, तो ट्रांजिशन फेज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे मदर को जो है आपके ओपोइड दे सकते हैं, ओपोइड एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जो एनाल्जेसिक्स है वो हम लोग जो देंगे उसके लिए एक गाइडलाइन है। क्लियर, सपोज अगर आपका सर्विक्स का जो डायलिटेशन है वो 8 सेंटीमीटर तक है। क्लियर, मतलब 8 सेंटीमीटर है या फिर 8 सेंटीमीटर से अगर कम का डायलिटेशन है सर्विक्स का, तो उस केस में आप लोग जो है वो
जो हम लोग एनाल्जेसिक देंगे वो रहेगा हमारे पास कौन सा, मॉर्फिन सल्फेट। कौन सा, मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है, मॉर्फिन सल्फेट। डोज कितनी देंगे मॉर्फिन सल्फेट की, 10 mg, ठीक है, IM। क्लियर, मॉर्फिन सल्फेट देंगे कितना, 10 mg IM। क्लियर। और अगर मॉर्फिन सल्फेट आपके पास नहीं है तो यहाँ पे हम लोग पैथिडिन हाइड्रोक्लोराइड भी दे सकते हैं। कौन सा, पैथिडिन हाइड्रोक्लोराइड, कितना, 75 से लेके 100 mg पर kg, ठीक है, IM। नॉट सॉरी, पर केजी नहीं रहेगा डोज, ठीक है, IM। तो ट्रांजिशन फेज में अगर बहुत ज़्यादा पेन है, और गाइडलाइन क्या है, 8 सेंटीमीटर की डायलिटेशन, अगर डायलिटेशन सर्विक्स की 8 सेंटीमीटर है या फिर 8 सेंटीमीटर से कम है तो यहाँ पे एनाल्जेसिक देंगे मॉर्फिन सल्फेट 10 mg IM, और आपका दूसरा पैथिडिन सल्फेट कितना, 75 से लेके 100 mg IM, ठीक है। ये था 8 सेंटीमीटर तक की डायलेशन। सपोज अगर डायलिटेशन 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो चुकी है, मतलब सर्विक्स अगर 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेट हो गया और स्टिल अभी भी मदर को बहुत ज़्यादा पेन है, व्हाट इफ, क्या करोगे आप उस वक्त, फिर भी हम लोग एनाल्जेसिक ही देंगे, बट यहाँ पे जो एनाल्जेसिक देंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कभी भी उनको इंजेक्टेबल जो है एनाल्जेसिक्स है वो नहीं देंगे, यहाँ पे हम जो एनाल्जेसिक देंगे वो है इन्हेलेशन एनाल्जेसिक। कौन सा, इन्हेलेशन एनाल्जेसिक। और जो इन्हेलेशन एनाल्जेसिक यहाँ पे यूज़ करेंगे उसका नाम है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर, कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, जो इन्हेलेशन एनाल्जेसिक है, इसको देने का जो तरीका है वो कैसे देते हैं, इसको 50%, ठीक है, 50% नाइट्रस ऑक्साइड लेंगे आप और 50% उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके इन्हेलेशन के लिए दे देंगे मदर को। 50% नाइट्रस ऑक्साइड रहेगा एंड 50% आपका ऑक्सीजन रहेगा, तो आप इसको मदर को दे देंगे इनहेल करने के लिए। क्लियर, सो दिस वाज अबाउट द ट्रांजिशन फेज। क्लियर, आपको समझ आ गया। तो फर्स्ट सर्वाइकल स्टेज में ये जो 3 फेज बताए हैं, इनकी टाइमिंग्स और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की रिपीटेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी जो रेजिस्टेंस वो कितने टाइम तक के लिए वहाँ पे रेजिस्ट करेगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टार मार्क करके आप उस चीज़ को नोट कर लेना प्लीज़। क्लियर, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज है हमारे पास फीटस एक्सपल्शन, ठीक है। सेकंड स्टेज कौन सा है, फीटस एक्सपल्शन, ठीक है। तो फीटस एक्सपल्शन, ठीक है, जो सेकंड स्टेज है वो हमारे पास लगभग 2 आवर्स तक के लिए रहता है, ठीक है, प्राइमरी में 2 आवर्स तक और मल्टी में 30 मिनट्स तक, ठीक है, आधे घंटे तक रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कुछ बहुत बड़ा खेल नहीं है सेकंड में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है प्रोपल्सिव, एक होता है एक्सपेल्सिव स्टेज, ठीक है। प्रोपल्सिव एंड एक्सपेल्सिव, ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मदर और फीटस जो है वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। यहाँ पे प्रोपल्सिव फेज जब आता है तो उसमें क्या होता है, जो फीटस का जो हेड होता है ना वो पेल्विक फ्लोर तक पहुँच जाता है। क्लियर, क्या होता है, फीटस का जो हेड होता है वो पेल्विक फ्लोर तक पहुँच जाता है, उस पेल्विक फ्लोर से बाहर आने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और एक्सपल्सिव में क्या होता है, फीटस पूरा का पूरा आपका बाहर आ जाता है। क्लियर, पूरा का पूरा फीटस आपका एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो सेकंड स्टेज की शुरुआत कहाँ होती है, सेकंड स्टेज की शुरुआत होती है आपकी सर्विक्स की फुल डायलेटेशन से लेके फीटस की एक्सपल्शन तक। क्लियर, सेकंड स्टेज शुरू होता है सर्विक्स की फुल डायलेटेशन से लेके फीटस की एक्सपल्शन तक, ठीक है। सर्विक्स की फुल डायलेटेशन से लेके फीटस की एक्सपल्शन तक, सर्विक्स की डायलेशन से टू फीटस एक्सपल्शन। मैं हर एक चीज़ नहीं लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप लोग भी हर एक चीज़ को लिखेंगे प्लीज़, जो भी मैं बोलूँगी, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास आता है थर्ड स्टेज, ठीक है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है वो 5 to 15 मिनट्स का ड्यूरेशन है दोनों में, इधर वो प्राइमरी है चाहे वो मल्टी है। क्लियर, 5 to 15 मिनट्स दोनों में रहेगा। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है फीटस के एक्सपल्शन से और एंड कहाँ होता है, प्लेसेंटा के एक्सपल्शन पे। क्लियर, ठीक है, कहाँ पे होता है ये स्टार्ट, फीटस की एक्सपल्शन से लेके प्लेसेंटा के एक्सपल्शन तक, ठीक है। यहाँ पे फीटस के एक्सपल्शन से लेके प्लेसेंटा की एक्सपल्शन तक ये वाला फेज आपका रहेगा। क्लियर, ठीक है।
तो जो प्लेसेंटा है यहाँ पे, ठीक है, उसकी बात करेंगे कि यहाँ पे प्लेसेंटा जो होता है वो कैसे निकलता है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। थर्ड स्टेज में मैं रब कर रही हूँ। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है वो आपका स्टार्ट होता है फीटस की एक्सप्लेनेशन से, फीटस के एक्सपल्शन से लेके प्लेसेंटा के एक्सपल्शन तक। क्लियर? तो थर्ड स्टेज में हम लोग शुरू करेंगे आपका प्लेसेंटा एक्सपल्शन कैसे शुरू होता है। क्लियर? तो जो यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो हमेशा जब सेपरेट होता है ना, तो वो अटैच होता है आपकी इनर लेयर ऑफ यूट्रस, जिसको बोलते हैं डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम। क्या कहते हैं? डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम। इसको प्लीज मार्क कर देना, ठीक है, डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्लेसेंटा है डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम के साथ अटैच होता है और यहीं से वो सेपरेट होके बाहर एक्सपेल आउट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जब सेपरेशन होती है प्लेसेंटा की, वो हमेशा दो मेथड्स से होती है। ये पेपर में आता है क्वेश्चन, प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर देना, ठीक है। हमेशा जो प्लेसेंटा की सेपरेशन है वो दो मेथड से होगी। फर्स्ट है आपका शल्स सेपरेशन एंड सेकेंड वन है आपका मैथ्यूज डंकन, ठीक है। दो अप्रोचेज होती हैं, शल्स मेथड और मैथ्यूज डंकन अप्रोच। क्लियर? तो दोनों का आप लोगों को स्टार मार्क कर देना है, ठीक है। शल्स सेपरेशन में कंफ्यूजन ना हो कि कैसे हो। शेल्स में हमेशा सी आता है स्पेलिंग में, तो याद रखना सी डिनोट्स फॉर सेंटर। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा सेपरेट होगा वो हमेशा सेंटर से लेके पेरिफ्री, मतलब जो प्लेसेंटा डिटैच होना शुरू करेगा तो वो बीच से सेपरेट होगा सबसे पहले। क्लियर? सेंटर से वो निकलना शुरू करेगा, फिर वो अपने पेरिफ्रीज पे जाएगा। क्लियर? और मैथ्यूज डंकन में वो पेरिफ्री से लेके सेंटर की तरफ आएगा, मतलब पहले वो पेरिफेरल से डिटैच होगा फिर सेंटर पे डिटैच होएगा। क्लियर? शेल्स में सी आता है तो सी से याद रखना सेंटर से पेरिफ्री पे सेपरेशन, और मैथ्यूज डंकन में पेरिफ्री से लेके सेंटर की तरफ सेपरेशन। क्लियर? तो ये था सेपरेशन। जैसे ही सेपरेट हो गया तो प्लेसेंटा फिर डिसेंट हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा और एक्सपेल आउट हो जाएगा। क्लियर? सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है कि हाँ बहुत जल्दी हो गया एक्सपेल आउट। क्लियर? लेकिन थर्ड स्टेज की हमेशा कॉम्प्लिकेशन रहती है, वो भी बहुत ज़्यादा रहेगी। क्लियर? तो यहाँ पे थर्ड स्टेज की एक बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन रहती है, दैट इज़ कॉल्ड रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। कई बार क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट तो हो जाता है बट प्रॉपरली बाहर नहीं आ पाता है। क्लियर? लेकिन कई केसेस में क्या होता है प्लेसेंटा सेपरेट ही नहीं हो पाता। ठीक है? तो ये थर्ड स्टेज की एक मेजर कॉम्प्लिकेशन रहेगी हमेशा। ठीक है? तो इस चीज़ के लिए जो थर्ड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कॉम्प्लिकेशन आती है, ठीक है, प्लेसेंटा की लाइक प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ, और सेपरेट नहीं हो तो वो एक्सपेल आउट नहीं होगा। ठीक है? या फिर सेपरेट हो गया है लेकिन फिर भी क्या है कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा की। क्लियर? तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है थर्ड स्टेज की, इसकी जो रहेगी मैनेजमेंट रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा की, ठीक है, वो हम लोग 3 तरीके से करेंगे। ठीक है? फर्स्ट है हमारे पास फंडल प्रेशर, दूसरा होता है कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, और तीसरा होता है मैनुअल रिमूवल। ठीक है? पहला और दूसरे की एक चीज़ बड़ी सिमिलर है। ठीक है? फर्स्ट और सेकंड की फंडल प्रेशर और कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन की दोनों की एक चीज़ सिमिलर है, वो ये है, ये दोनों के दोनों अप्रोच हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है। ठीक है? गॉट इट? अगर आपका प्लेसेंटा सेपरेट है, अपनी डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम वाली लेयर से सेपरेट है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में हम लोग ये 2 अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर आपका प्लेसेंटा सेपरेट भी नहीं हुआ है अपनी लेयर से, तो वहाँ पे करेंगे कौन सा मेथड यूज़, मैनुअल रिमूवल। क्लियर? आइए देखते हैं इन 2 मेथड्स को, ये दोनों कैसे करेंगे। ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं फंडल प्रेशर की। क्लियर? और फंडल प्रेशर में जो है मैंने आपको अभी बता दिया था कि ये वाला जो अप्रोच तब यूज़ करेंगे जब आपका प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो चुका है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग एक प्रेशर देते हैं, प्रेशर का नाम रहेगा क्या, फंडल प्रेशर। ठीक है? यहाँ पे हमेशा फंडल प्रेशर देते हैं। अब फंडल प्रेशर देने का एक टेक्निक रहता है। ठीक है? फंडल प्रेशर, तो जो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देखेंगे वो रहेगा हमारे पास कौन सा मेथड, हम लोग देखेंगे फंडल प्रेशर। ठीक है? फंडल प्रेशर का आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम शो करेंगे। ठीक है? और इस डायग्राम को प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए।
क्योंकि ये एज इट इज़ आपका विद डायग्राम क्वेश्चन पेपर में आता है। क्लियर। और ये हाल ही में जब एम्स रायपुर का एग्ज़ाम हुआ था तो एम्स रायपुर के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपका आया था विद इमेज। तो फर्स्ट देखते हैं फंडल प्रेशर। ठीक है, फंडल प्रेशर में क्या होता है, जब ये अप्रोच यूज़ करेंगे हम लोग प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करने के लिए, तो सबसे पहले ये तभी यूज़ करते हैं जब प्लेसेंटा आपका सेपरेट हो चुका होगा। ठीक है। दूसरा, जब भी इस मेथड से या फिर इस अप्रोच से आप प्लेसेंटा को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपका एक फंडल प्रेशर रहेगा। ठीक है, फंडल प्रेशर रहेगा, डायरेक्शन रहेगी आपकी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, फंडल प्रेशर कैसे लगाएंगे, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। क्लियर। और दूसरा है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, ये भी हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब आपका प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो चुका है लेकिन एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है। क्लियर। तो इसके लिए जो आपका प्रेशर रहेगा वो प्रेशर कहाँ पे लगाएंगे, सिम्फिसिस प्यूबिस पे। ठीक है, सिम्फिसिस प्यूबिस पे आपका प्रेशर रहेगा और प्रेशर कैसा रहेगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। क्लियर। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आपका प्रेशर रहेगा कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन में। क्लियर, ये दोनों चीज़ें समझ आ गई। अब तीसरा है मैनुअल रिमूवल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, मैनुअल रिमूवल हम लोग कब करेंगे, सपोज आपका जो प्लेसेंटा है वो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हुआ है। क्लियर, तो वो एक्सपेल आउट भी नहीं होगा, तो उसको एक्सपेल आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे मैनुअल रिमूवल अप्रोच यूज़ करेंगे। इसमें क्या करते हैं, ये जो प्रोसीजर रहता है ये प्रोसीजर हमेशा हम लोग जनरल अनेस्थीसिया के अंडर करेंगे। क्लियर, कौन से, किसके अंदर करेंगे, जनरल अनेस्थीसिया के अंदर करेंगे। ठीक है, इसमें जो जनरल अनेस्थीसिया हम लोग देंगे, ठीक है, जनरल अनेस्थीसिया देंगे, उस जनरल अनेस्थीसिया जो ड्रग है उसका नाम है थियोपेंटेन सोडियम। क्या नाम है, थियोपेंटेन सोडियम। ठीक है, 4 to 5 mg पर kg बॉडी वेट। ठीक है, 4 to 5 mg पर kg बॉडी वेट IV। क्लियर, ये जनरल अनेस्थीसिया जो ड्रग है हम लोग यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए, मैनुअल रिमूवल के लिए। क्लियर। अब देखिए, आप सपोज आपके पास केस आ गया है और आपको बोला है कि मैनुअल रिमूवल करना है। अब GA दे दिया है और GA के अंदर जनरल अनेस्थीसिया दे दिया थियोपेंटेन 4 से लेकर 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से IV दे दिया आपने। ठीक है, अब जैसे ही GA लग गया, GA लगने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप अपना जो डोमिनेटिंग हैंड होगा, ठीक है, वो हम लोग विजाइना के अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, विजाइना के अंदर इंसर्ट करने के बाद आप जैसे ही प्लेसेंटा की साइड पे पहुंचेंगे वहाँ पे स्लाइसिंग मूवमेंट करेंगे। कौन सी मूवमेंट करेंगे, स्लाइसिंग मूवमेंट करेंगे। ठीक है, आप उंगलियों से उसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, आप कौन सी मूवमेंट रहेगी, स्लाइसिंग मूवमेंट। ठीक है, स्लाइसिंग मूवमेंट रहेगी आपकी फिंगर्स की, और जैसे ही आपकी स्लाइसिंग मूवमेंट फिंगर्स की कंप्लीट होती है, आपको लगता है कि प्लेसेंटा पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपना हाथ बाहर नहीं निकाल देना एकदम। ठीक है, जैसे ही आपको लगेगा कि प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है तो अपने हाथ बाहर निकालने से पहले, ठीक है, अपना हाथ बाहर निकालने से पहले आपको मदर को इंजेक्शन देना होगा। कौन सा इंजेक्शन देंगे, यहाँ पे 2 इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, बिफोर रिमूवल ऑफ द हैंड। ठीक है, एक देंगे हम लोग सबसे पहले आपका मिथर्जिन, अगर मिथर्जिन नहीं है तो मिथर्जिन की जगह एर्गोमेट्रिन। ठीक है, इधर मिथर्जिन, ठीक है, या फिर एर्गोमेट्रिन। ठीक है, अगर मिथर्जिन देते हैं तो मिथर्जिन की डोज रहेगी 0.2, ठीक है, 0.2 mg। ठीक है, और एर्गोमेट्रिन देते हैं तो इसकी डोज रहेगी 0.5 mg। क्लियर, मिथर्जिन देते हैं तो मिथर्जिन की डोज रहेगी 0.2 mg और एर्गोमेट्रिन दे रहे हो तो एर्गोमेट्रिन की डोज रहेगी 0.5 mg। क्लियर, तो मैनुअल रिमूवल में सबसे पहले पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे दिया, थियोपेंटेन सोडियम दे दिया। थियोपेंटेन सोडियम देने के बाद आप अपना हैंड इंट्रोड्यूस करोगे और अंदर जाके आप स्लाइसिंग मूवमेंट करोगे अपने फिंगर्स से। जैसे ही प्लेसेंटा आपको लगता है सेपरेट हो चुका है तो बिफोर रिमूवल ऑफ द हैंड, हाथ को बाहर निकालने से पहले आप पेशेंट को दोगे मिथर्जिन या एर्गोमेट्रिन। क्लियर, क्योंकि ये दोनों जो है वो क्या करेंगी, ब्लीडिंग को कम करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। क्लियर, तो ये मिथर्जिन और एर्गोमेट्रिन आपकी आप जब आप दे दोगे पेशेंट को, ठीक है, उसके बाद आप अपना हैंड बाहर निकालोगे और फिर प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट कर दोगे। क्लियर,
उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है वो आपका ये रहेगा कि आपको पेशेंट को पूरा 1 आवर के लिए अच्छे से सुपरवाइज़ करना है और कम से कम 1 घंटा आपको दोनों ही, चाहे वो इधर आपका प्राइमरी हो चाहे आपका मल्टी ग्रेविडा हो, दोनों को ही आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है फॉर 1 आवर। क्लियर? कैसे पता चलेगा थर्ड स्टेज में कि प्लेसेंटा जो है वो प्रॉपरली अच्छे से रिमूव हो चुका है? ठीक है, तो 3 साइन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही प्लेसेंटा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये ओवरऑल है आपका कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्लेसेंटा पूरा आउट हो गया। ठीक है, प्लेसेंटा जैसे ही बाहर आपका निकल जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा, तो आपकी जो कॉर्ड रहती है ना, कॉर्ड की लेंथ बढ़ जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ सडन उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, एकदम। और दूसरा क्या होता है, जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आता है तो देयर विल बी द गश ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, बहुत सारा आपका ब्लड एक साथ बाहर आएगा। और तीसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ग्लोबुलर शेप ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्रस का जो शेप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ग्लोबुलर। कैसा? ग्लोबुलर। ठीक है, यूट्रस। सो दिस वाज द ऑल स्टेजेस ऑफ लेबर और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज की जो हमारी क्लास हुई है ऑब्स एंड गायनी में, जो लेबर की क्लास हुई है। क्लियर? तो आज हम लोगों ने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा है आज आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर एंड ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर पेन, फॉल्स एंड ट्रू लेबर पेन, एंड उसके बाद स्टेजेस ऑफ लेबर। क्लियर? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मैंने वैसे पूरी कोशिश करी है कि मैं सारे के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाऊँ। और अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई टॉपिक छूट गया है या फिर कुछ चीज़ें आप मतलब नहीं बता पाई हो, तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और जिस भी ग्रुप्स में आप ऐड हो, या फिर अगर आप हमारे उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेस के ग्रुप में ऐड हो, तो आप प्लीज़ उसमें भी आप अपना मैसेज रख सकते हैं, या फिर आप अपने इस कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि अगर टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको टीचिंग कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है टीचिंग में, तो प्लीज़ मैं बता दूँगी, आप मुझे बताइएगा और मैं उस पर काम करूँगी। और आज के लिए सिर्फ इतना। और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद इवेंट्स ऑफ लेबर एंड मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ठीक है, एंड मैनेजमेंट ऑफ लेबर, मैकेनिज्म, इवेंट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ लेबर। आई थिंक 3 क्लासेस में हमारी ये लेबर की क्लास कंप्लीट करेंगे हम, पूरा लेबर टॉपिक। तो सेकंड क्लास रहेगी हमारी इवेंट्स एंड मैकेनिज्म एंड आपका मैनेजमेंट ऑफ लेबर। उसके बाद एक क्लास में हो सकता है उसी क्लास में आपको पार्टोग्राफ और बिशप स्कोर भी करा दें, तो उसी के साथ हमारा पूरा लेबर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए और इतना अपना सपोर्ट शो करने के लिए। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट शो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ जो भी आपका फीडबैक रहेगा प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा। थैंक यू सो मच।